फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलो अपने चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा पॉलिटी का 11वीं क्लास की पॉलिटी का अपने सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ये चैप्टर हमने समानता के अधिकार तक कर लिया था और आज स्वतंत्रता के अधिकार से हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21। यानी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब हमारा संविधान बना था। उसमें से अनुच्छेद नंबर 21 में क्या दिया है, तो अपने पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। देखो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि संविधान जो है ना, हमारा संविधान हमें जीवन की और हमारे शरीर की स्वतंत्रता की, यानी दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता या अधिकार देता है। और इस अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें वंचित करती है, तो सिर्फ और सिर्फ कानून के अंतर्गत ही वो वंचित कर सकती है। यानी कोई कानून है और उस कानून के अनुसार ही हमें हमारे जीवन से और हमारे शरीर से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। सिर्फ कानून के अनुसार किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो आपने कोई अपराध कर लिया, ठीक है, आपने किसी का खून कर दिया। तो अब कानून में लिखा गया है कि अगर आप किसी का खून करोगे तो आपको सज़ा होगी, फिर चाहे वो उम्र कैद की हो, चाहे वो फांसी की सज़ा हो। यानी कानून के अनुसार आपने जो काम किया उसका दंड आपको सरकार देगी और वो दंड आपको मिलेगा। फिर मैटर नहीं करता कि आपका जीवन का अधिकार है आपके पास या फिर आपके पास दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तब आपको सज़ा मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन बिना अपराध, आपने कोई अपराध नहीं किया और ऐसी सरकार आपको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास जीवन का अधिकार है और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कानून के अनुसार ही हमें हमारे जीवन से और हमारी दैहिक स्वतंत्रता से हमें वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 21 आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपना आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखो इसमें क्या कहते हैं। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि जैसा चाहे वैसा करेंगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। देखो, इसमें बेसिकली क्या बात कही गई है कि स्वतंत्रता का अधिकार हम सबको है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे। देखो, एक प्रसिद्ध कथन है, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक होती है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। वापस बोल रहा हूँ कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक होती है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब आज़ाद हैं, लेकिन हमारी आज़ादी सिर्फ उतनी ही है कि हम दूसरे की आज़ादी को ना छीनें। देखो, अगर हम आज़ाद हैं तो हमारे पड़ोसी भी आज़ाद हैं, हमारे भाई भी आज़ाद हैं, हमारे हमारे सब कलीग्स सब आज़ाद हैं। यानी सब अपनी आज़ादी का लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन हमारी आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी पे डोमिनेट करेंगे या किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे या किसी के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। हमारी आज़ादी तो हम तक ही सीमित है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, किसी की आज़ादी का उल्लंघन करते हैं, तो इसकी कानून हमें सज़ा भी देता है। आई होप आप समझ गए होंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और इसका दायरा क्या होता है। ठीक है, देखो इसके बाद बात करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हमें जीवन की स्वतंत्रता है यानी जीने की स्वतंत्रता है, और व्यक्तिगत यानी हमें निजी स्वतंत्रता है। जैसे आज के टाइम पे चलते हैं ना कि आप मोबाइल वगैरह चलाते हो तो आपका डेटा लीक हो जाता है। तो डेटा लीक होने का मतलब क्या है? आप क्यों विरोध करते हो इसका? क्योंकि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, आपको निजी स्वतंत्रता है। आपको अपने जो जो भी बातें हैं, आपका जो भी डेटा है, उसको निजी तौर पे सुरक्षित करने की स्वतंत्रता है। तो इसलिए हमें जीवन की स्वतंत्रता भी संविधान देता है और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी संविधान देता है। देखो, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। और इसके अलावा
पुलिस को ये आवश्यक है कि वो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या अनुचित। देखो इसका में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो पुलिस हमें सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करती है तो उसके पास कोई वैलिड कारण होना चाहिए। अगर उसके पास वैलिड कारण है तो ही वो हमें गिरफ्तार करेगी। देखो अमूमन क्या होता है कि जब पुलिस घर पे आती है ना, तो सबसे पहले वो अरेस्ट वारंट दिखाती है। वो वारंट पे लिखा होता है कि आपने ये अपराध किया है तो आपको अरेस्ट पुलिस करेगी। और आपको जब पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पास में कोई न्यायाधीश होगा उसके पास पेश करेगी। 24 घंटे का जो समय है ना, इसमें यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ 24 घंटे का समय में वो समय होता है जब आपको प्रस्तुत करेगी, बस यात्रा का समय इसमें से काट दिया जाता है। अब 24 घंटे के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको निकटतम न्यायाधीश के पास प्रस्तुत कर दिया। अब प्रस्तुत करने के बाद न्यायाधीश डिसाइड करता है कि आपकी गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। ठीक है, अगर आपकी गिरफ्तारी अनुचित होती है, सही नहीं होती, तो आपको छोड़ दिया जाता है। और अगर आपकी गिरफ्तारी उचित होती है यानी सही अपराध के लिए पकड़ा गया है, तो आपको अपना वकील, वो भी पसंदीदा वकील करने का भी अधिकार होता है, ताकि आप अपने अपने आप का बचाव कर सके। तो ये सारे अधिकार मिले होते हैं। इसलिए संविधान में कहा गया है कि व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो इसके बाद क्या कहता है कि न्यायालय ने माना कि जीवन का के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। देखो संविधान में लिख दिया कि हमें जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार होने से सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, जीवन के अधिकार के लिए हमें रोजगार भी तो चाहिए, हमें रहने के लिए घर भी तो चाहिए। भाई अगर किसी के पास रहने के लिए घर है नहीं और संविधान में लिख दिया सबको जीने का अधिकार है, तो बिना घर के कौन जी सकता है? भाई ठंड में ही मर जाएगा, खाना पीना नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाएगा। हमारे पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम वैसे ही भूखे मर जाएंगे। तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत रहने का अधिकार भी आ गया ना, हमें हमारे आवास का अधिकार है, हमें रोजगार पाने का अधिकार है। तो सरकार का ये दायित्व है कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए कैसे ना कैसे सस्ते घरों की व्यवस्था वो करे। और सरकार का ये दायित्व है कि नए नए रोजगार निकाले। रोजगार निकालने से हमें काम मिलेगा, हम पैसा कमाएंगे, जिससे हम रह पाएंगे अच्छे से, हम हमारे जीवन के अधिकार का लुत्फ उठा पाएंगे। तो इसलिए जब भी चुनाव होते हैं तो नौकरियों का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनता है कि इस सरकार ने रोजगार नहीं निकाला है, ये सरकार रोजगार निकालती है। तो इन मुद्दों से सरकार तक गिर जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने दे रखा है। ठीक है, देखो इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है निवारक नज़रबंदी। ठीक है, अब देखो निवारक नज़रबंदी क्या चीज़ है, डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से समझ आएगा अपने को। देखो कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि कोई गैर कानूनी कार्य वो करने वाला है, फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इससे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखो निवारक नज़रबंदी की मैं परिभाषा बता देता हूँ। देखो निवारक नज़रबंदी में क्या होता है, अमूमन अपने जब गिरफ्तार करती है अपने को पुलिस, तो कहीं ना कहीं उसके पास वारंट होता है, आपने अपराध किया होता है तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कई बार पुलिस सीधा आपके घर पे आके आपको सीधा उठा के ले जाती है और बताती भी नहीं है क्यों गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि वो शक के आधार पर गिरफ्तार करती है। निवारक नज़रबंदी में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है जिसका जो बायोडाटा होता है ना वो अपराधियों वाला होता है, यानी जिसने पहले अपराध किया हुआ है, उसकी सज़ा काट के वो अब घर पे बैठा है। ठीक है, यानी सज़ा काट ली अपराध की, पुराने अपराध की उसने सज़ा काट ली, अब वो घर पे बैठा है। लेकिन पुलिस को शक है, पुलिस को ये शक है कि अभी अभी कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है, बड़ा समारोह होने वाला है, और इस समारोह में ये उत्पात मचा सकता है, ये कोई ना कोई पंगा कर सकता है। तो पुलिस जाएगी उसके घर पे, उसको सीधा जेल में डाल देगी। भाई इतने महीना 2 महीने के लिए अब तू जेल में रहेगा, क्योंकि महीने 2 महीने में ये फंक्शन हो जाए, उसके बाद हम तेरे को छोड़ देंगे। तो कोई कारण नहीं बताएगी वो सीधा घर जाएगी, उठाएगी और जेल में डाल देगी। तो इसे एक तरीके से बोल देते हैं निवारक नज़रबंदी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद इस ऐसे मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथों में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार इसका प्राय दुरुपयोग भी कर लेती है। देखो निवारक नज़रबंदी में एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी ना, तो आपको अधिकतम 3 महीने तक जेल में रख सकती है। 3 महीने के बाद एक सलाहकार
सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। सलाहकार बोर्ड ये डिसाइड करता है कि अब इसको ज़्यादा और रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो रखती है, नहीं रखना चाहिए तो छोड़ देती है, सीधी सी बात। अमूमन सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, या राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो राष्ट्र के खिलाफ कुछ कार्य करते हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन कई बार सरकार इसका दुरुपयोग भी करती है, जैसे चुनावों के टाइम में विपक्षी पार्टी के सदस्यों को ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल देना, तो कई बार इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। ठीक है, तो आपने निवारक नज़रबंदी मुझे लगता है अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ अन्य स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। सबसे पहले आता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलनों करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वे शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के होने चाहिए। देखो, भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें हमारे विचार भाषण के जरिए या कोई भी अभिव्यक्ति या बात के जरिए रखने की आज़ादी है। हम हमारे विचार किसी के सामने रख सकते हैं, तो ये हमें हमारी आज़ादी है। लेकिन एक शर्त पे, शर्त ये है कि हम हमारे भाषण से किसी देश के प्रति कोई हेट स्पीच ना फैलाएं या देश के प्रति कोई विरोध की भावना ना फैलाएं। हमारे हमारे भाषण से हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज के अंदर अंदर हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, और दूसरा आता है सभा और सम्मेलन करने का अधिकार। हमें एक जगह इकट्ठा होकर सभा करने का अधिकार है। हम कुछ लोग इकट्ठा होकर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक दायरा है, यहाँ पर भी एक शर्त है। दायरा ये है, शर्त ये है कि जो सभा और सम्मेलन जो होना चाहिए वो अहिंसात्मक होना चाहिए। हिंसा को किसी भी माध्यम से बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और हथियारों से भरा सम्मेलन कभी भी अलाउ नहीं करती है सरकार। ठीक है, देखो इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना आरोपी और अभियुक्त के अधिकार। देखो इसमें ये क्या कहता है कि हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं। इसे प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। देखो, अमूमन आरोपी या अभियुक्त किसे कहते हैं? भाई कोई व्यक्ति है, उस पर किसी ने आरोप लगा दिया, ठीक है, तो बोल देते हैं ये आरोपी है। ठीक है, तो अमूमन क्या होता है, अगर किसी पर आरोप लगा है ना, मान लो किसी पर कोई भी आरोप किसी ने लगा दिया, तो आरोप लगने मात्र से ही हम समझ लेते हैं इसने पक्का कोई गुनाह किया है, इसने पक्का कोई अपराध किया है, ये गुनहगार है, ये अपराधी है, अपने मान लेते हैं। लेकिन अपने ये नहीं देखते क्या न्यायालय ने इसको अप्रूव किया, न्यायालय ने क्या हामी भरी, अपने ये देखते ही नहीं है, अपने सीधा मान लेते हैं इस पे आरोप लगा है तो इसने पक्का अपराध किया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक न्यायालय ये प्रूफ नहीं कर देता कि हाँ ये वाकई अपराधी है, ये वाकई गुनहगार है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमों के लिए संविधान तीन अधिकारों की व्यवस्था करता है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की है, चोरी की मान लो 2 साल की सज़ा है, तो 2 साल की सज़ा उसे हो गई, तो दोबारा उसी चोरी के लिए उसको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती। यानी एक अपराध एक सज़ा, ये हमेशा सिद्धांत रहता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। देखो, कानून जब बनता है तो एक तारीख पे बनता है। मान लो आज एक कानून बन गया कि जो 2 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाएगा उसको जेल हो जाएगी 1 घंटे 1 साल की। ठीक है, फन है, मान लो, समझ लो, मान लो जिसने भी 2 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाया उसको 1 साल की जेल हो गई। आज के दिन ये कानून बन गया। ठीक है, तो आज के बाद जो 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाएगा ना उसको जेल होगी। आज से पहले जिसने 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाया उसको जेल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कानून जिस दिन बना उस दिन के बाद वो कानून लागू होता है, उस दिन के बाद अपराधियों को जेल होगी। उस दिन से पहले किसने 3 घंटे लगाया है, 4 घंटे चलाया है, डजेंट मैटर, उसको जेल नहीं होने वाली। ठीक है, तो दूसरा आप सिद्धांत समझ गए। तीसरी बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को समय अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को गिरफ्तार किया है ना, तो गिरफ्तार किए व्यक्ति को ज़बरदस्ती मार के ठोक के ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तू अपने खिलाफ गवाही दे। ज़बरदस्ती ऐसे नहीं किया जा सकता, उससे आराम से पेश आया जा सकता है। मतलब पुलिस किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती डंडों से कि तू अपने खिलाफ गवाही दे, तू कबूल कर तूने ये अपराध किया है, तो ऐसा भी पुलिस कभी नहीं कर सकती। तो ये कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद अपना नेक्स्ट अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि शोषण किसे कहते हैं। कि कुछ शक्तिशाली व्यक्ति
कमज़ोर व्यक्तियों का ज़बरदस्ती अपने हित के लिए यूज़ करते हैं और उसको कोई बेनिफिट भी नहीं देते। तो ये एक तरीके से क्या होता है, शोषण होता है। ठीक है, देखो अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित, शोषित और वंचित हैं। लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। देखो सबसे पहले देखो बेगार क्या होती है, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना और उसका उचित मूल्य उसे ना देना, या तो देना ही नहीं या उचित ना देना, बहुत ही कम मूल्य देना। मान लो किसी से घंटों काम करवाया और पैसा हमने उसे दिया नहीं, अगर दिया तो बहुत ही थोड़ा दिया, तो इसे बोल देंगे बेकार। और जब बेकार पूरी ज़िंदगी चलती है तो उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। ठीक है, समझ गए बेगार किसे कहते हैं। बेगार जो होती है वो बिना पैसा दिए काम कराने को बेगार कहते हैं, या फिर बहुत ही कम पैसा देकर काम अधिक करवाने को बेगार कहते हैं। और जब बेगार पूरी ज़िंदगी चलती है तो उसे हम बंधुआ मजदूरी बोल देते हैं। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर पर भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब अपराध इसे घोषित कर दिया गया और ये कानून द्वारा दंडनीय है। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, आप अफ्रीका वगैरह जाओगे ना, तो जाओगे तो क्या बस देखोगे ना, कहीं किताबों में पढ़ लेना, तो अफ्रीका वगैरह में जब आप देखोगे तो पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। जैसे हम वस्तुएं खरीदते हैं ना, कि ये वस्तु लेके आए, हम इतने में लेके आए हैं, तो पहले लोगों को खरीद लेते थे लोग, और लोगों को खरीदने के बाद उनसे पूरा ज़िंदगी काम करवाया जाता था, यानी बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। यानी थोड़े से दामों में लोगों को खरीद लिया और उससे पूरी ज़िंदगी काम करवाना, यानी बंधुआ मजदूरी करवाना एक प्रथा थी। उस प्रथा को क्या बोलते हैं, दास प्रथा उस टाइम बोला जाता था। तो ये काफ़ी गलत प्रथाएं थी और इसके लिए भी हमें शोषण का विरुद्ध अधिकार संविधान में दिया गया है। यानी हमसे कोई भी बेगार नहीं करवा सकता और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, नहीं तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, देखो संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खादान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर, शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और भी अर्थपूर्ण बनाया गया है। यानी संविधान में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के कितने भी बच्चे हैं ना, उनको कारखानों में, खादानों में या अन्य किसी खतरनाक काम में जिससे जीवन को हानि हो सकती है, वहाँ पर नियोजित नहीं किया जाएगा। अगर कोई नियोजित करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। और बाल श्रम को अवैध बना दिया गया है, यानी बालकों से श्रम नहीं करवाया जाएगा। शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है, यानी एक पर्टिकुलर आयु से कम बच्चों को फ्री शिक्षा जरूरी कर दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक अधिकार को और भी अर्थपूर्ण बनाया गया है। भाई बच्चों से शोषण बिल्कुल करवाना ही नहीं है, बच्चों का शोषण बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे धर्म को मानने की आज़ादी है, धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। देखो प्रचार का करना मतलब हमारे धर्म की अच्छाइयों को बताना। हम हमारे धर्म की अच्छाइयों को लोगों को बता सकते हैं, लेकिन हम हमारे धर्म को किसी पर थोप नहीं सकते। हमें हमारे धर्म को मानने की आज़ादी है, हम हमारा पूजा कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन बस बात वहाँ अखरती है जहाँ ये देश को नुकसान पहुँचाए। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं, फिर हमारा धर्म आता है ना, कि हम सबसे पहले तो इंडियन हैं, इंडियन के बाद हम किसी धर्म के हैं। तो जब देश पे बात आती है तो धर्म को नहीं देखा जाता, लेकिन अगर धर्म की बात आती है तो धर्म में बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष व्यवहार किया जाता है। किसी के धर्म के साथ कोई भी भेदभाव भारत में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, देखो आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंत्यकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, निर्णय भी ले सकता है, वह किसी धर्म का पालन नहीं करेगा। ठीक है, देखो अंत्यकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, यानी स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि हम मैं कोई भी धर्म अपना लूँ, मानूँ, उसके उसके प्रति चाल चलन चलूँ। और भारत में व्यक्ति को यह अधिकार भी है कि वो कोई धर्म ना माने। अगर उसको किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक भी रह सकता है, सरकार कुछ नहीं कहेगी। यानी हमें धर्म ना मानने का, धर्म मानने का, कोई भी धर्म मानने का
पूरा पूरा खुला खुला अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अबाध रूप से मानने, उसका अनुसार आचरण करने, उसका प्रचार करने का हक है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक प्रतिबंध लगा सकती है। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता है हमें, हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस जब देश के सामने आते हैं तो युक्ति अनुसार यानी उचित कार्रवाई करते हुए देश उन पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे लोक व्यवस्था, जब हमारी लोक व्यवस्था प्रशासन को नुकसान होता है धर्म की वजह से, तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लो हिंदू और मुसलमान दो धर्म है, ठीक है। मान लो मुसलमान का कोई स्थान है, वहाँ से हिंदू रैली निकाल रहे हैं तो मुसलमान विरोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। या इसका उल्टा ले लो, कोई हिंदुओं का स्थल है, वहाँ से मुसलमान जाते हैं, रैली निकालते हैं, तो हिंदू विरोध करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, लोक व्यवस्था ना बिगड़े, इस कारण से वहाँ पर थोड़े बहुत प्रतिबंध लग जाते हैं। मान लो यहाँ से आप नहीं गुजरोगे, ऐसा थोड़ा बहुत गवर्नमेंट बोल देती है, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा, नैतिकता की बात आती है। स्वास्थ्य देखो, कोरोना काल में कई बार ऐसा हुआ था ना कि कई नमाजियों ने नमाज पढ़ी थी, इकट्ठा हो गए, लेकिन इकट्ठा होना ही नहीं है। फिर वहाँ धर्म की बात नहीं आती, वहाँ देश की बात आती है। क्यों? स्वास्थ्य की बात सबसे पहले थी, सबसे पहले देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, कोई भी धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो उचित प्रतिबंध यहाँ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर अनेक कदम उठाए हैं। ऐसी प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। देखो, कुछ कुप्रथाएं देश में चलती हैं, वो कुप्रथाएं देश को नुकसान पहुँचाती है, देश के समाज को नुकसान पहुँचाती है। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू या सनातन धर्म की बात करें तो यहाँ पर कुछ सती प्रथा चलती थी, है ना। सती प्रथा चलती थी जो बहुत ही गलत था। और मानव बलि चलती थी, मानव की बलि दी जाती थी, वो बहुत गलत था। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो यहाँ 3 तलाक का मुद्दा चलता था जो काफ़ी गलत था। तो गवर्नमेंट ने समय समय पर इसे बैन किया है ताकि देश को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। देखो, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्मों के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जब किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म के में हस्तक्षेप है। कई बार होता है, कई बार कुछ धार्मिक लोग होते हैं वो आहत हो जाते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब सरकार कोई कदम उठाती है। इससे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही बेटर है कि देश को सबसे पहले रखा जाए और धर्म को बाद में रखा जाए। एक अन्य कारण से धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाता है। संविधान में सभी को अपना धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है और इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण लालच देकर भी कराए जाते हैं। संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है, वह केवल अपने धर्म के बारे में सूचना प्रसारित करने की इजाज़त देता है, हमें दूसरों को धर्म की ओर आकर्षित कर सके। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम हमारे धर्म की अच्छाइयों का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमें दूसरा धर्म हमारे ऊपर नहीं थोपा जा सकता। या लालच देकर किसी धर्म को अपनाना कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप हमारा धर्म अपना लो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसकी संविधान इजाजत कभी भी नहीं देता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपना सभी धर्मों की समानता। सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगा। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले किसी धर्म विशेष के सदस्य होने जरूरी नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म का भारत कोई पक्ष नहीं लेता जब तक देश पे बात नहीं आती। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। और भारत का कोई भी बड़ा व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, न्यायाधीश है या अन्य कोई सार्वजनिक पद पर वो कार्यरत है, किसी भी धर्म का सदस्य होना जरूरी नहीं है। देखो, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कोई भी बड़ा व्यक्ति है ना, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसको मुस्लिम धर्म का होना जरूरी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी धर्म का लोग कुछ भी बन सकता है। उदाहरण के लिए हमारे APJ अब्दुल कलाम को ले लो, जो बड़े पद पर कार्यरत थे, वो मुस्लिम धर्म के थे। तो ये भारत की खूबसूरती है कि भारत सभी धर्मों को तवज्जो देता है। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।